Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Lasit Government Rule Guru. Today, I will discuss Central Civil Services Joining Time Rules 1979. It is very important part. In previous exams, basically in VS and KVS, Principal, Vice Principal exams. So some questions we are coming from this part, and this part is very useful one. You know that fundamental rule 9 under subsection 10 joining time rules given very useful at the time of transfer due to public interest. So my friends, please subscribe my channel, like my channel, and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. In this part, I will discuss 20 very important MCQ questions with explanation about joining time. You can get everything, you can get complete idea. Please see the video till the end, you can get complete information. So my friends, if you need PDF, then you contact with me in my number 8327782034. okay, it is my WhatsApp number. You try to connect with me through this WhatsApp number, and my Telegram channel link t.me/BAPI2034 also in my video link. Clear? In my video also link is there, Telegram link is there. Try to join my Telegram channel. And basically administrative and finance part PDFs are there. Clear? So now I am going to start 20 MCQ questions with complete explanation related to joining time. First question, you see, it is given as per the CCS joining time rules. Joining time is not admissible to an employee when is not admissible. इसमें ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस गिवन, किसमें जॉइनिंग टाइम एडमिसिबल नहीं है. तो किसके लिए एडमिसिबल है, किसके लिए एडमिसिबल नहीं है, बाद में तो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे. मगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट हम देख लेते हैं. एन एम्प्लॉई इज ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट ए न्यू पोस्ट आइदर एट द सेम और ए न्यू स्टेशन. इसमें जॉइनिंग टाइम मिलेगा यदि सेम स्टेशन में 1 डे मिलेगा. ओके, अदर केस में हम आगे में डिस्कशन करेंगे. तो पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन रिक्वेस्ट ट्रांसफर. रिक्वेस्ट ट्रांसफर केस में जॉइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, ओनली ट्रांजिट टाइम मिलेगा. ठीक है, जॉइनिंग टाइम वहां पर नहीं मिलेगा. तो बेसिकली जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है, जो ट्रांजिट टाइम है, जो जर्नी टाइम है, तो आपका जो लीव है वो लीव से बेसिकली डेबिट होगा. चाहे आपका सर्विस बुक में सपोज EL है कि CL है, उसमें डेबिट होगा. और कोई जॉइनिंग टाइम नहीं मिलेगा रिक्वेस्ट ट्रांसफर में. पब्लिक इंटरेस्ट में जॉइनिंग टाइम मिलेगा, ये करेक्ट है. सरप्लस स्टाफ, जब कोई डिपार्टमेंट में सपोज एक्स्ट्रा स्टाफ्स आर देयर, व्हेन these extra staffs observe in any other headquarter, then in this case also joining time okay would be available. यहाँ पर भी ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल होगा. सपोज पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है, तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को ऑब्जर्व किया जाएगा अदर हेडक्वार्टर में, तो इस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. ये भी करेक्ट है. यदि सरप्लस स्टाफ ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, एक पोस्ट में एक्चुअली एक्स्ट्रा स्टाफ है तो उनको अनदर पोस्ट के लिए उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. Once in a calendar year, while proceeding on leave from a place in a remote locality or to a place in a remote locality, इसमें ये भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. Once in a calendar year, आप एक रिमोट लोकेलिटी में काम कर रहे हो और एक रिमोट लोकेलिटी को आप जाओगे while proceeding on leave from a place. सपोज आपका जो होम टाउन है रिमोट लोकेलिटी है और आप भी रिमोट लोकेलिटी में काम कर रहे हो, तो कैलेंडर ईयर में एक बार आप जो लीव में जाओगे, ठीक है, उस केस में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा.
रिमोट लोकेलिटी टू रिमोट लोकेलिटी, इसमें आपको याद रखना है, इसमें कैलेंडर ईयर में एक बार मिलेगा। आपका होम टाउन सपोज रिमोट लोकेलिटी में है, आप एक रिमोट लोकेलिटी में काम कर रहे हो, तो इस केस में आप लीव में कैलेंडर ईयर में एक बार आप लीव में जा रहे हो, वहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। नेक्स्ट वन, ट्वाइस इन ए कैलेंडर ईयर व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम लीव फ्रॉम ए प्लेस इन ए रिमोट लोकेलिटी और टू ए प्लेस इन ए रिमोट लोकेलिटी, ये गलत है, ट्वाइस नहीं, आपको एक बार मिलेगा, वंस इन ए कैलेंडर ईयर व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम ए प्लेस इन ए रिमोट लोकेलिटी। तो जाने का आने का, टू एंड फ्रो, आप एक रिमोट लोकेलिटी में काम कर रहे हो और आपका होम टाउन जो है रिमोट लोकेलिटी में है, तो कैलेंडर ईयर में एक बार, इन कैलेंडर ईयर ओनली वंस, ओके, व्हेन थ्रू लीव व्हेन यू आर गोइंग टू द होम टाउन, तो जाने का आने का, तो इस केस में आपको एक बार ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। मगर ट्वाइस नहीं, ये गलत है, तो जहां पर ट्वाइस आ गया वहां पर नहीं, क्या ट्वाइस इन ए कैलेंडर ईयर, ये गलत है। तो वही पूछा है, ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिसिबल, इसी केस में एडमिसिबल नहीं है, तो आंसर इज बिट डी, राइट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट टेम्पररी ट्रांसफर, हु गॉट टेम्पररी ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर जैसे ट्रेनिंग की टूर में आप जा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, तो टेम्पररी ट्रांसफर बेसिकली अप टू 180 डेज होता है, नहीं कि आप ट्रेनिंग टूर ये सब ट्रेनिंग, राइट, ट्रेनिंग में जा रहे हो, आप टूर में जा रहे हो, ये सब टेम्पररी ट्रांसफर है, और इस केस में आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, इस केस में एक्चुअल ओनली ट्रांजिट टाइम मिलेगा। ट्रांजिट टाइम समझ रहे हो, जो जर्नी टाइम है, ओके, आप जो टू एंड फ्रो में जो जर्नी टाइम है और रिटर्न जो जर्नी है उसमें ओनली ट्रांजिट टाइम मिलेगा, इसमें कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर इज बिट डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेम्पररी ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा मगर ट्रांजिट टाइम मिलेगा, आपका जो जर्नी, इट मीन्स फॉरवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी में आपको ट्रांजिट टाइम मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन, यहां पर सेम स्टेशन आ गया, इसको याद कर लो, और इन अनदर स्टेशन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेसिडेंस। आप दो चीज यहां पर याद रखो, सेम स्टेशन, ठीक है, टिक लगाया, और अनदर स्टेशन बट आपका रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों केस में ओनली एक दिन मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है तो एक दिन मिलेगा, और आपका अनदर स्टेशन में ट्रांसफर हुआ मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ, नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, तो ये दोनों केस में आपको याद रखना है, सेम स्टेशन और ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन बट योर रेसिडेंस डज नॉट चेंज, तो ये दोनों केस में आपको ज्वाइनिंग टाइम एक दिन मिलेगा, तो आंसर इज बिट ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिट ए आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो ये देख लेते हैं कि ज्वाइनिंग टाइम, सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स डू नॉट अप्लाई टू, मैं बोला था उसमें भी एक्सप्लेनेशन भी पूरा रहेगा, ये वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा ज्वाइनिंग टाइम में। तो एक्चुअली सीसीएस जो ज्वाइनिंग टाइम एक्चुअली डू नॉट अप्लाई टू हुम, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो रेलवे एम्प्लॉइज के लिए ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनेल एंड दोज पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनेल एंड दोज पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स, उनके लिए ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एंड दोज हु आर नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए भी ज्वाइनिंग टाइम अवेलेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो वर्कर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एंड दोज हु आर नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, कभी कभी उनको काम मिलता है, और होल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए भी ज्वाइनिंग टाइम एप्लीकेबल नहीं है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कंटिजेंसी से पेड होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पेड आउट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड आउट ऑफ कंटिजेंसीज, उनके लिए भी ज्वाइनिंग टाइम अप्लाई नहीं है। सो जस्ट यू रिमेंबर, in these cases actually joining time is not available, railway employees, armed forces and those paid from defense services estimates,
और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल दो बेसिकली एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड अनदर वन दोज हु आर नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट। और जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कंटिजेंसीज से सैलरी मिलता है, दोज एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी आउट ऑफ कंटिजेंसीज, तो इनके लिए ज्वाइनिंग टाइम रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जाम है ना आगे में केवीएस में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो एडमिसिबिलिटी देखेंगे, किसके लिए एडमिसिबल है ज्वाइनिंग टाइम, अच्छे से ध्यान देकर सुनिए। यहां पर देखिए ज्वाइनिंग टाइम तो पब्लिक इंटरेस्ट में बेसिकली मिलता है जब ट्रांसफर केस में टू ए न्यू पोस्ट। ज्वाइनिंग टाइम इज ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर enabling the government servant to join the new post either at the same or new station। मैं बोला था यदि सेम स्टेशन में हो रहा है एक दिन मिलेगा, और अनदर स्टेशन में हो रहा है मगर रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, वहां पर भी एक दिन मिलेगा। तो दो केस में एक दिन मिलेगा, विद इन द सेम स्टेशन एंड ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन बट देयर इज नो चेंज ऑफ रेसिडेंस, एक दिन मिलेगा। तो इस केस में बेसिकली जो पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर होता है आइदर इन द सेम स्टेशन और इन न्यू स्टेशन, वहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, टेम्पोररी ट्रांसफर में बताया था, टेम्पोररी ट्रांसफर जैसे ट्रेनिंग टूर अप टू 180 डेज होता है, तो इस केस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, नो ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड, ओनली ट्रांजिट टाइम मिलेगा। अभी बताया था मैं, जो टेम्पोररी ट्रांसफर होता है बेसिकली टूर ट्रेनिंग में अप टू 180 डेज है। ओके, नो ज्वाइनिंग टाइम अलाउड, ओनली ट्रांजिट टाइम, जो ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी के लिए आपको वो ट्रांजिट टाइम मिलेगा। सरप्लस स्टाफ के ऊपर अभी बताया, सपोज एक बेसिकली एक पोस्ट में सरप्लस एम्प्लॉइज है, एक्स्ट्रा स्टाफ है, तो उनको अनदर पोस्ट के लिए उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब ट्रांसफर हो जाएंगे, वो भी एक हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, ओके, और एक पोस्ट में वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है, तो वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को अनदर पोस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो अनदर पोस्ट है वो अनदर स्टेशन में है, तो इस केस में भी उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी को देख लीजिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। सपोज क्या है, कभी कभी क्या है, एक ऑफिस से बेसिकली इतना जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज का जरूरत नहीं है, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को फर्स्ट डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, मगर उनको रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया 30 डेज के अंदर। अभी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि एक्स्ट्रा स्टाफ है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टाफ को निकाल दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर 30 डेज के अंदर उनको रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया। ओके, अदर जगह में उनको रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया, मगर कंडीशन है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। समझ में आ रहा है, एक पोस्ट में एक्स्ट्रा हो गए, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, और 30 डेज के अंदर उनको और एक पोस्ट में ऑब्जर्व कर दिया गया। तो ये जो टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज वही बोला है, तो 30 डेज जो इसमें सपोज लेस देन 30 डेज जो आप आइडियल होकर घर में बैठ गए, तो वो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन के लिए आप रह गए ना, लेस देन 30 डेज, तो वही दे दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वन ऑफिस एंड रीअपॉइंटेड टू अनदर ऑफिस आर एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग। अनदर ऑफिस में अपॉइंटमेंट मिला मगर सडनली नहीं मिला, अभी डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज कर देने के बाद लेस देन 30 डेज, सपोज लेस देन 30 डेज एक्सीड नहीं होगा, तो आप जाकर घर में बैठ गए, उसके बाद आपको रीअपॉइंटमेंट मिला अनदर ऑफिस में। ओके, जो आप जो आइडियल होकर जो घर में बैठ गए, ओके, लेस देन 30 डेज होना चाहिए, वो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। जितना सपोज आप 25 डेज के लिए आप घर में बैठ गए, 25 डेज के बाद रीअपॉइंटमेंट मिला, वो 25 डेज ज्वाइनिंग टाइम हो जाएगा। मगर यहां पर जो ब्रेक पीरियड होगा ना, वो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, तो एज यूजुअल वो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉइज हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन, यहां पर दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी कन्वर्टेड इन ज्वाइनिंग टाइम विदाउट पे। जो यहां पर जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा आपको पे नहीं मिलेगा, विदाउट पे, यहां पर पे नहीं मिलेगा, बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और एक बार बता रहा हूं, आपको एक सर्विस में डिस्चार्ज कर दिया गया, क्लियर, तो जो आप जाकर घर में बैठ गए वो एक 30 डेज से एक्सीड नहीं होगा, 30 डेज से एक्सीड नहीं होगा, तो आपका रीअपॉइंटमेंट मिल गया आपको। तो जो सपोज 25 डेज की, 26 डेज की, 20 डेज, वो लेस देन 30 है ना, आप जाकर घर में बैठ गए, तो आपको रीअपॉइंटमेंट मिल गया।
ओके, जो ब्रेक पीरियड रहा वुड नॉट एक्सीड 30 डेज। रीअपॉइंटमेंट मिला, जब रीअपॉइंटमेंट मिला वो जो डेज था, जैसे 20 डेज की, 15 डेज की, जो भी है, लेस देन 30 डेज होना चाहिए, वो ज्वाइनिंग टाइम आपको मिल गया, मगर विदाउट पे नहीं मिलेगा। और उसको बेसिकली अप्रूव कौन किया? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और यहां पर है, मगर आपका ये जो कंडीशन है, आपका सर्विस 3 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉइज हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस। आपका कंटिन्यूस सर्विस जो है 3 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2-3 कंडीशन आप याद कर लो। ओके, डिस्चार्ज हो गए और वो जो ब्रेक पीरियड हो गया वो 30 डेज से एक्सीड नहीं करेगा, और आपको रीअपॉइंटमेंट मिल गया, और जितना पीरियड जो लेस देन 30 डेज पीरियड जो ब्रेक था वो ज्वाइनिंग टाइम उसको डिक्लेयर कर दिया गया बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मगर उसमें आपको पे नहीं मिलेगा। मगर ये जो कंडीशन है, आपका कंटिन्यूअस सर्विस 3 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 3 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो इट मीन्स 3 ईयर्स और 3 ईयर्स से ज्यादा, ये एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स and permanent or provisionally permanent state government employees appointed to post under the central government on the result of a competitive examination and or interview will be entitled to joining time if their past service counted। सपोज आप एक जैसे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे तो आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर गए, इधर वही सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो और एक पोस्ट के लिए आप एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाई कर गए, मगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप वो पोस्ट में, नया पोस्ट में ज्वाइन किए, तो पास सर्विस काउंट होगा। तो जब पास सर्विस काउंट होगा तब आप जो जाकर ज्वाइन करोगे न्यू पोस्ट में, वहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में, आप अभी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्जाम दिया और इंटरव्यू भी क्लियर किया, ठीक है, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर स्टेट गवर्नमेंट से जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट को ज्वाइन करोगे आप। तो जब ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो वहां पर भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है तो आपका पास्ट सर्विस काउंट हुआ। तो जहां पर पास्ट सर्विस काउंट होगा वहां पर आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीडिंग ऑन लीव। मैं बताया था एक रिमोट एरिया से और एक रिमोट एरिया आप जा रहे हो, जैसे आपका होम टाउन की आपका जो रिजाइडिंग प्लेस है वो रिमोट एरिया में है, और आप जहां पर अभी काम कर रहे हो वो भी रिमोट एरिया है, अभी आप लीव में जा रहे हो आपका सपोज रेसिडेंसी को, ठीक है, आपका जो रेसिडेंट है वो रिमोट लोकेलिटी में है और एक एरिया में जो काम कर रहे हो वो भी रिमोट लोकेलिटी में है, तो कैलेंडर ईयर में एक बार आप लीव में ओके जाओगे आपका बेसिकली होम टाउन को, जो रिमोट लोकेलिटी में है, एक टाउन जो वन टाइम आप जा सकते हो कैलेंडर ईयर में, तो जो वहां पर भी आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। अब जैसे ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी, वहां पर आपको क्या मिलेगा? ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, मगर रिमोट टू रिमोट लोकेलिटी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अनदर वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटोरीज, डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबर एंड लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबर इट इज एंड लक्षद्वीप, प्रोसीडिंग ऑन लीव टू हिज होम टाउन इन अनदर आइसलैंड। आप जैसे अंडमान निकोबर की लक्षद्वीप में काम कर रहे हो और आपका जो रिजाइडिंग प्लेस है, आपका होम टाउन अनदर आइसलैंड में है, और वहां पर ऑन रिटर्निंग फ्रॉम लीव फ्रॉम हिज होम टाउन शैल बी एंटाइटल्ड टू वन। तो एक कैलेंडर ईयर में आपको जो ऑनवर्ड जर्नी जो रिटर्न जर्नी होगा ना, उसमें आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। जैसे अंडमान निकोबर लक्षद्वीप में आप काम कर रहे हो, आपका होम टाउन भी एक आइसलैंड में है, तो वहां पर कैलेंडर ईयर में एक बार, ठीक है, आप लीव में जा रहे हो, ठीक है, इस केस में जो ऑनवर्ड जर्नी रिटर्न जर्नी में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और यहां पर दिया है ज्वाइनिंग टाइम फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी बाय सी, क्योंकि और एक आइसलैंड में आपका घर है ना, तो जर्नी बाय सी टू मैक्सिमम ऑफ 7 डेज फॉर ईच जर्नी, माने ऑनवर्ड और रिटर्न, ये जो 7 डेज आपको मिलेगा, ऑनवर्ड में 7 डेज मिलेगा, बाय सी में आपका जर्नी होगा 7 डेज मिलेगा, और रिटर्न जर्नी में 7 डेज मिलेगा। मगर आपको यहाँ पर याद रखना है, आप एक आइसलैंड में काम कर रहे हो और आपका जो होम टाउन है और एक आइसलैंड में है, और आप छुट्टी में जा रहे हो, तो इस केस में आपका ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी में आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, राइट। चलो ये सब था। अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम देखेंगे। ये अभी मैं बोल दिया था कि ट्रांसफर इन सेम स्टेशन, यदि सेम स्टेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो 1 दिन मिलेगा आपको, ओके, ऑन ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन 1 डे,
याद रखना है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक क्वेश्चन में। सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है 1 डे, और यहां पर दिया है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है अनदर स्टेशन में, मगर आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ रेसिडेंस। अनदर स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है मगर रेसिडेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी 1 दिन होगा। समझे? ऑन ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट which does not involve, does not change of residence, does not change of residence, okay, from one station to another स्टेशन को आपका ट्रांसफर अनदर स्टेशन में हुआ है मगर आपका रेसिडेंस चेंज नहीं होगा, वहां पर ज्वाइनिंग टाइम वही 1 डे होगा। और ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में, जब भी ट्रांसफर होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। और अभी देख लीजिए ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अप टू 1000 किलोमीटर, जैसे आप हो ओल्ड हेडक्वार्टर से, जिस हेडक्वार्टर में अभी काम कर रहे हो वो ओल्ड हेडक्वार्टर है, तो आपका ट्रांसफर हो गया अनदर हेडक्वार्टर में, तो वहां पर यदि आपका डिस्टेंस जो है अप टू 1000 किलोमीटर, तो वहां पर नॉर्मली 10 डेज मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। और इसी अप टू 1000 किलोमीटर में यदि आपका जो कंटिन्यूअस जर्नी रोड में रहेगा, ओके, मोर देन 200 किलोमीटर, यहां पर दिया है ज्वाइनिंग टाइम एडमिशन वेयर देयर इज कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर। ये क्या है थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे ओल्ड जो आपका हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर अप टू 1000 किलोमीटर है, मगर आप जो जर्नी कर रहे हो अप टू 1000 किलोमीटर, उसमें आपका रोड जर्नी कंटिन्यूअसली मोर देन 200 किलोमीटर होगा, तो यहां पर आप 2 ऐड कर देंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। आप अप टू 1000 किलोमीटर है न्यू हेडक्वार्टर, नॉर्मली आपको 10 डेज मिलेगा, मगर बेसिकली यदि आपका उसी 1000 किलोमीटर जर्नी में यदि आप जर्नी करते हो कंटिन्यूअसली बाय रोड एंड इट इज मोर देन 200 किलोमीटर, तो एडिशनल 2 डेज मिलेगा, तो 12 डेज हो गया। वैसे ही नॉर्मली मोर देन आपका डिस्टेंस जो है हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर मोर देन 1000 किलोमीटर एंड अप टू 2000 किलोमीटर, मोर देन 1000 अप टू 2000, नॉर्मली 12 दिन 12 डेज। मगर उसी जो ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर आप कंटिन्यूअस रोड जर्नी आपका हो गया मोर देन 200 किलोमीटर, कंटिन्यूअस रोड जर्नी हो गया मोर देन 200 किलोमीटर, तो अनदर 3 डेज 15 डेज हो जाएगा। मगर कंडीशन क्या है ना, इसी जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस में आप कंटिन्यूअसली रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर होना चाहिए, तो वो नॉर्मल में 3 डेज ऐड हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। और मोर देन 2000 किलोमीटर बेसिकली 15 डेज, जो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम है नॉर्मली 15 डेज है, मोर देन 2000 किलोमीटर 15 डेज, और उसमें यदि आपका कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर होगा भी, वो भी 15 डेज रहेगा। तो टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, देखिए, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and new headquarters is 100 kilometer or 1000 kilometer or less, 1000 किलोमीटर और लेस जो न्यू हेडक्वार्टर, ओके, आपका जो अभी जो हेडक्वार्टर था और जो न्यू हेडक्वार्टर में डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, लेस देन 1000 किलोमीटर और लेस, which इन्वॉल्व कंटिन्यूअस जो रोड जर्नी होगा मोर देन 200 किलोमीटर होगा, कंटिन्यूअस रोड जर्नी इसमें। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब न्यू हेडक्वार्टर 1000 किलोमीटर और लेस है वहां पर नॉर्मली 10 डेज मिलता है, नहीं, मगर इसमें एक कंडीशन था, यहां इसमें क्या है, यदि आपका रोड जर्नी कंटिन्यूअसली मोर देन 200 किलोमीटर हो जाता है तो उसमें हम 2 डेज ऐड कर देंगे, और ये कंडीशन दिया है कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर। तो कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड, नहीं कि रोड कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन, तो 12 दिन हो जाएगा, तो आंसर इज बिट ए। ठीक है, तो अप टू 1000 किलोमीटर नॉर्मली 10 डेज है, मगर उसी 1000 किलोमीटर जर्नी में यदि आपका कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेगा, तो 12 दिन हो गया, तो आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and new headquarter is more than 1000 kilometer and up to 2000, ने more than 1000 and up to 2000, तो इसमें बेसिकली नॉर्मली हमको 12 दिन मिलेगा, मगर इसमें देखेंगे इसी डिस्टेंस में आपका रोड जर्नी कितना है, रोड जर्नी कंटिन्यूअसली मोर देन 200 किलोमीटर होगा तो 15 डेज हो जाएगा। क्या दिया है कंडीशन,
व्हिच इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन दिया है 200 किलोमीटर। इसी जर्नी में आपका जो रोड जर्नी है कंटिन्यूअसली मोर देन 200 किलोमीटर हो गया, तो इसमें और प्लस 3 डेज ऐड कर दो, तो कितना हो गया 15 डेज हो गया। तो यहाँ पर 15 डेज आंसर है, बिट सी, क्योंकि कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर हो गया। नॉर्मली आपको 12 डेज मिलता है, मोर देन 1000 किलोमीटर और अप टू 2000 किलोमीटर, नॉर्मली 12 डेज। यदि उसमें कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर हो जाएगा तो वो 15 डेज हो जाएगा। आंसर इज बिट सी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। और एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉई हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and new headquarter is more than 2000 किलोमीटर, which involve, तो मोर देन इसमें ट्रिक है, मोर देन 2000 किलोमीटर मीन्स 15 डेज, और इसमें आपका कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर होने से भी वही 15 डेज रहेगा। इसमें मोर देन 2000 किलोमीटर नॉर्मली 15 डेज, मगर आप बोलोगे कि नहीं यहां पर भी रोड जो इसी जो डिस्टेंस में रोड कंटिन्यूअस रोड जर्नी फॉर मोर देन 200 किलोमीटर है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम, नो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ओके, तो व्हिच इन्वॉल्व कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर, मगर वही 15 डेज मिलेगा। आंसर इज बिट सी, ठीक है। मोर देन 2000 किलोमीटर केस में 15 डेज ओनली। यदि भी आपका रोड जर्नी कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर है, वो भी 15 डेज रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, how long time additional joining time over and above the normal joining time is admissible to an employee who got transfer to or from northeastern region including Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh। नॉर्थ ईस्ट रीजन ले जाओ और ये सब ले जाओ, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये सब ले जाओ। और इस केस में जब ट्रांसफर नॉर्मल से इसी एरिया को होता है और इसी एरिया से आप नॉर्मल को आओगे, तो यहाँ पर बेसिकली एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम, यहाँ पर 2 डेज एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, आपको याद रखना है। सपोज नॉर्मल से आप नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, कि नॉर्मल से आप अंडमान निकोबार की लक्षद्वीप की लद्दाख जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा आपको ज्वाइनिंग टाइम जो तो नॉर्मली मिलेगा, मगर एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेगा। और वहां से आपका ट्रांसफर होकर आ रहे हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट से और अंडमान निकोबार से कि लक्षद्वीप से, लद्दाख से, जब आप जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में आप ट्रांसफर होकर आ रहे हो, तो इस केस में भी आपको एडिशनल 2 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो आंसर इज बिट डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इज बिट डी। चलो नेक्स्ट, यहां पर कुछ देखते हैं, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है। एयर ट्रैवल होता है तो मैक्सिमम 12 डेज आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। यदि आपका एयर ट्रैवल होगा तो ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम होगा 12 डेज, हो गया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शुड बी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शुड बी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो कैलकुलेशन हम ज्वाइनिंग टाइम का जो कैलकुलेशन करता है, जो ज्वाइनिंग टाइम का कैलकुलेशन हम करते हैं ना, वो बेसिकली एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल को देखकर हम करते हैं, नॉट द वेटेड वन अडॉप्टेड फॉर फेयर बाय रेलवेज इन सम सेक्शंस। ओके, इस तो आपको ये सेंटेंस को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो ज्वाइनिंग टाइम का कैलकुलेशन होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस देखकर होता है, नॉट द वेटेड वन अडॉप्टेड फॉर फेयर बाय रेलवेज इन सम सेक्शंस। ये तो अभी बता दिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है कि आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की लद्दाख, ये सब जगह को आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में चाहे आप वहां से ट्रांसफर होकर नॉर्मल को आ रहे हो कि नॉर्मल से उसी एरिया को जा रहे हो, तो आपको एडिशनल 2 डेज ज्वाइनिंग टाइम, एडिशनल 2 डेज ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। और ये जो क्वेश्चन नंबर नोट 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ज्वाइनिंग टाइम में प्री फिक्स नहीं होगा। प्री फिक्स क्या है? सपोज देख लीजिए, आज सैटरडे आफ्टरनून को ओके आपको रिलीव कर दिया गया। ओके, सैटरडे आफ्टरनून को आपको रिलीव कर दिया गया, कल संडे है, तो आप बोलोगे कि ज्वाइनिंग टाइम में वो संडे प्री फिक्स हो जाएगा। ये नहीं होगा। वंस आप सैटरडे आज रिलीव हो गए मीन्स आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया। आप बोलेंगे आज तो आफ्टरनून में मेरा, जैसे हमारा सीएल हम लेते हैं, आज आफ्टरनून में हम स्टेशन छोड़ दिए हमारा, कल संडे है तो संडे प्री फिक्स हो जाएगा कैजुअल लीव केस में, नहीं कि तो हमारा मंडे से ही लीव स्टार्ट होगा। मगर यहां पर प्री फिक्स नहीं होगा, सब फिक्स होगा। जैसे आपका ज्वाइनिंग टाइम सैटरडे में खत्म हो रहा है, ज्वाइनिंग टाइम सैटरडे में खत्म हो रहा है,
और संडे नेक्स्ट है, संडे है, तो आप मंडे जाकर ज्वाइन करोगे तो वहां पर संडे क्या होगा, सफिक्स होगा। जो जो भी, सॉरी संडे ओनली संडे नहीं, पब्लिक हॉलीडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे सफिक्स होगा और ज्वाइनिंग टाइम कैसे प्रीफिक्स नहीं होगा। जैसे आप बता रहे हो आज मेरी लीव हो गया आफ्टरनून में, कल पब्लिक हॉलीडे है, तो वो प्रीफिक्स हो जाएगा ज्वाइनिंग टाइम में, वो प्रीफिक्स नहीं होगा। वंस आप स्टेशन को छोड़ दिया मीन्स आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है, मगर सफिक्स होगा। जैसे कोई पब्लिक हॉलीडे, आज आपका ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो रहा है और कल पब्लिक हॉलीडे है, तो वो सफिक्स हो जाएगा, आप नेक्स्ट डे जाकर ज्वाइन करोगे। जैसे आप सैटरडे आपका ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो गया और संडे है, वो संडे सफिक्स हो जाएगा, तो आप जाकर मंडे में ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा। हो गया क्लियर ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, देखिए नहीं यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक बढ़िया चीज दिया है, हम कैसे ज्वाइनिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। द डिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू न्यू हेडक्वार्टर्स इन ऑल केसेस। दिया है, सपोज आपको और कोई प्लेस में आपको ऑर्डर मिला, द एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर इन ए प्लेस अदर देन हिज हेडक्वार्टर, जो आपका हेडक्वार्टर है उसमें आपको ऑर्डर नहीं मिला, और कोई प्लेस में आपको ऑर्डर मिला, मगर आपका जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू होगा, ठीक है। अदर प्लेस में आपको ऑर्डर मिला, मगर आपका जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा वो ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू वन। समझ में आ गया फर्स्ट वन। सेकंड को चलेंगे, द एम्प्लॉय मेक्स ओवर चेंज एट ए प्लेस अदर देन हिज ओल्ड हेडक्वार्टर्स। आपका जो ट्रांसफर मेक्स ओवर, आपका जो चार्ज अब हैंड ओवर किया, आप समझ अदर प्लेस में किया, आप जो चार्ज हैंड ओवर करोगे ना, आपका ट्रांसफर हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आप ओल्ड हेडक्वार्टर में आपका ट्रांसफर हैंड ओवर करोगे, मगर आप ओल्ड हेडक्वार्टर में नहीं किया और कोई प्लेस में आप चार्ज हैंड ओवर किया, समझ रहे हो, मगर वहां पर आपका जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू वन, चाहे आप अदर कोई प्लेस में आप चार्ज हैंड ओवर किया, मगर ज्वाइनिंग टाइम जो कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू वन। समझ में आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, हेडक्वार्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय चेंज्ड व्हाइल ऑन टूर टू टूर स्टेशन। आप टूर में चले गए, आप टूर में गए हो, आपका हेडक्वार्टर चेंज हो गया, हेडक्वार्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय चेंज्ड व्हाइल ऑन टूर और टूर स्टेशन इटसेल्फ। समझ रहे हो, आपका हेडक्वार्टर बेसिकली हेडक्वार्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय चेंज्ड, हेडक्वार्टर चेंज होने दो, मगर बेसिकली आप अभी टूर स्टेशन में हो, आप अभी टूर में गए हो ना, तो वहां पर आपका जैसे हेडक्वार्टर चेंज हो गया, आपका जो ओल्ड हेडक्वार्टर था वो चेंज हो गया, चेंज होने से कुछ नहीं, मगर एक्चुअली आपका जो ज्वाइनिंग टाइम जो कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर से ही होगा, चाहे आप टूर में हो, अभी ट्रेनिंग में हो, मगर आप टेम्पोररी ट्रांसफर में गए थे, मगर 180 डेज क्रॉस हो गया आपका, समझ रहे हो कि नहीं, आप अभी टेम्पोररी ट्रांसफर में गए थे, मगर वहां पर वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया, टेम्पोररी ट्रांसफर में गए थे मगर परमानेंट ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, 180 डेज क्रॉस हो गया मींस परमानेंट ट्रांसफर हो गया। तो वही है, यहां पर जो थर्ड बिट और एक बार समझा देता हूं, आप टेम्पररी पीरियड के लिए टूर में गए थे मगर आपका परमानेंट ट्रांसफर हो गया, इसी केस में आपका जो ओल्ड हेडक्वार्टर वो चेंज हो गया, चेंज होने से कुछ नहीं, वही जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर टू क्या होगा, जो न्यू वन में आप अभी टूर में काम कर रहे हो। और टेम्पोररी ट्रांसफर भी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट ट्रांसफर, कभी कभी टेम्पोररी ट्रांसफर, हम टूर ट्रेनिंग में लेस देन 180 डेज के लिए गए थे, जो आपका जो टेम्पोररी ट्रांसफर होता है बेसिकली वो अप टू 180 डेज होता है, 180 डेज से ज्यादा होगा तो वो परमानेंट ट्रांसफर हो गया। तो वही है, कोई कभी कभी टेम्पोररी ट्रांसफर को भी हम परमानेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टेम्पोररी ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट ट्रांसफर। मगर आप टेम्पोररी ट्रांसफर आप लेस देन 180 डेज के लिए आप कोई और स्टेशन में जाकर काम कर रहे हो, वो टेम्पोररी है, मगर 180 डेज से ज्यादा होगा तो वो परमानेंट हो जाएगा। और कभी कभी आप टेम्पोररी ट्रांसफर हुआ है, टूर ट्रेनिंग में आप गया है, मगर आपका परमानेंट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है, मगर सभी समय यहाँ पर जो ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर से ही होगा।
नेक्स्ट देखेंगे, which of the following is not true, is not true, only B, holiday can be prefixed, जो ये ट्रू नहीं है, और हॉलीडे कैन नॉट बी, अच्छा क्वेश्चन क्या है, हॉलीडे कैन बी प्रीफिक्स्ड टू ज्वाइनिंग टाइम, हॉलीडे कैन नॉट बी प्रीफिक्स्ड टू, तो इज नॉट ट्रू दिया है, तो आंसर बी होगा, ओनली बी होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम में जो हॉलीडे प्रीफिक्स नहीं होगा, इज नॉट ट्रू दिया है, तो ये पर दिया है क्या है, हॉलीडे कैन बी प्रीफिक्स, नो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत होगा, तो ओनली बी होगा आंसर, तो इज नॉट ट्रू दिया है, ओनली बी इज नॉट ट्रू, तो आंसर इज बिट ए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग टाइम ज्वाइनिंग टाइम कैन बी एक्सटेंडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपका ज्वाइनिंग टाइम जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर सकता है, तो कितना दिन, 30 डेज के लिए, याद रखो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज, ओके, बाय द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यदि 30 डेज से ज्यादा होगा, ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा, वो बेसिकली जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कर सकता है, मगर अप टू जो ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड होगा अप टू 30 डेज वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेंगे। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, आंसर इज बिट बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज एम्पावर्ड टू एक्सटेंड 8 डेज ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज, बियॉन्ड मैं बोला अप टू 30 डेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर बियॉन्ड 30 डेज, बियॉन्ड 30 डेज मीन्स आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आपका जो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका जो डिपार्टमेंट है वही कर सकता है, तो यहां पर याद रखना है अप टू 30 डेज एक्सटेंड कौन करेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और बियॉन्ड 30 डेज जब आपका ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड होगा वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसके पास पावर है बियॉन्ड 30 डेज आपका ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, तो यहां पर आंसर बिट ए है। ज्वाइनिंग टाइम सभी के साथ कंबाइन होगा, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा, लीव ऑफ एनी काइंड कंबाइन होगा, कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो यहां पर आंसर मिल गया, आंसर इज बिट डी। आपको याद रखना है ज्वाइनिंग टाइम सभी लीव के साथ कंबाइन होगा, वैकेशन के साथ कंबाइन होगा, मगर कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो यहां पर आंसर बिट डी है। चलो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर दिया है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, अप टू 30 डेज यदि आपका ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंड होगा तो वो कौन करेंगे, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, राइट। और यहां पर जो प्रिंसिपल को याद रख लीजिए, ये प्रिंसिपल को याद कर लीजिए कि कौन सा प्रिंसिपल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका ज्वाइनिंग टाइम को अप टू 30 डेज एक्सटेंड करेंगे ना, 8 डेज फॉर प्रिपरेशन, ट्रांजिट टाइम, रीजनेबल ट्रांजिट टाइम, देन हॉलीडेज, ये तीनों मिलाकर तो 30 डेज तक आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए 8 डेज, ट्रांजिट टाइम आप जो जाओगे ना ऑनवर्ड जर्नी होगा, और हॉलीडेज आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन होता है, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन होगा, वैकेशन के साथ भी कंबाइन होगा, ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग टाइम को अप टू 30 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम विथ लीव और वैकेशन नहीं की, और मैं बताया अभी ओनली सीएल में, सीएल के साथ ज्वाइनिंग टाइम कंबाइन नहीं होता है, अदर लीव के साथ कंबाइन होता है, वही चीज दे दिया, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, और आपको यहां पर दिया है यदि 30 डेज से ज्यादा होगा, मैं अभी बताया था, यदि आपका ज्वाइनिंग टाइम 30 डेज से बियॉन्ड 30 डेज होगा, वो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हो वही डिपार्टमेंट ही उसको पास करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पास करेगा यदि ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट विल बी द एंटाइटलमेंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, क्या दिया है, व्हेन एन एम्प्लॉई इन ट्रांजिट ऑन ट्रांसफर directed to proceed to a place different from that indicated in the original transfer order, आपको ओरिजिनल ट्रांसफर ऑर्डर मिला था, आप अभी ट्रांजिट में हो, ऑन वे में हो, आपके पास ट्रांसफर ऑर्डर है, मगर इमीडिएटली वही ट्रांजिट टाइम में जब आप जर्नी में हो आपको खबर मिला, आपको इंटीमेट किया गया कि जो जिस जगह को आपको ट्रांसफर दिया गया था, जो ट्रांसफर ऑर्डर आपको दिया गया था वो कैंसिल हो गया और एक न्यू
प्लेस को आपको ट्रांसफर मिला, आप ऑन द वे में हो, ट्रांजिट में हो, माने जर्नी में हो, अभी आपके पास ट्रांसफर ऑर्डर था कि मैं ये प्लेस जा रहा हूं, और इमीडिएटली आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आप जो ट्रांसफर ऑर्डर लेकर जा रहे हो वो कैंसिल हो गया और एक न्यू ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो गया और आपको और एक न्यू प्लेस में जाकर ज्वाइन करना है। तो यहां पर कैसे आपको ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा मैं थोड़ा बता देता हूं। इस केस में क्या होगा, आप तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुके हो, जो ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आप जा रहे हो, जिस प्लेस में आपको न्यू ट्रांसफर ऑर्डर मिला, ठीक है, तो उसी से फिर जो न्यू हेडक्वार्टर आपको दे दिया गया, जो न्यू ट्रांसफर ऑर्डर आपको मिला उसमें आपको हेडक्वार्टर दे दिया गया, इसी हेडक्वार्टर में आपको ज्वाइन करना है। तो वहां पर डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, जिस प्लेस में आपको न्यू ऑर्डर मिला, ठीक है, आप अभी एक ट्रांसफर ऑर्डर लेकर जा रहे हो एक प्लेस को, ऑन द वे में हो, मगर इमीडिएटली आपको इंटीमेट किया गया कि आपको जो ट्रांसफर ऑर्डर दिया गया था वो कैंसिल हो गया, आपके लिए एक नया ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो गया, आपको न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करना है। तो जिस प्लेस में आपको ऑर्डर मिलेगा उसी प्लेस से आप जो न्यू हेडक्वार्टर, जो न्यू ट्रांसफर ऑर्डर मिला उसमें न्यू हेडक्वार्टर आप काउंट कर लो, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम, न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा। और जो ज्वाइनिंग टाइम आप ले चुके हो, अवेल कर चुके हो, वो एज यूजुअल आप अवेल आप कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जिस प्लेस में आपको न्यू ऑर्डर मिला, ठीक है, उसी प्लेस से हम फिर काउंट कर लेंगे जो न्यू हेडक्वार्टर, ठीक है, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, करके हम ज्वाइनिंग टाइम फिर हम आपका फिक्स होगा। तो वही है। तो यहां पर जो कंडीशन है कि ही और सी विल बी एंटाइटल टू फ्रेश, ये होगा बीट सी आंसर होगा, देख लीजिए, ही और सी विल बी एंटाइटल टू फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इन एडिशन टू द ज्वाइनिंग टाइम ऑलरेडी अवेल्ड। आप तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुके हो नहीं कि, और ऑन द वे में हो, आपको फिर एक न्यू ट्रांसफर ऑर्डर मिला, जिस प्लेस में मिला न्यू ट्रांसफर ऑर्डर उसी प्लेस से आप मेजर कर लो डिस्टेंस टू द न्यू हेडक्वार्टर, ओके, न्यू हेडक्वार्टर मेंशन इन द न्यू ट्रांसफर ऑर्डर, उसी में ज्वाइनिंग फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम फिक्स होगा, ठीक है। तो जो ज्वाइनिंग टाइम आप अवेल कर चुके हो एज यूजुअल वो अवेल करोगे और फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाएगा। और फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा ना, जिस प्लेस में आपको ऑर्डर मिलेगा उसी प्लेस से जो न्यू हेडक्वार्टर, उसका डिस्टेंस को देखकर फिर फिक्स किया जाएगा फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम। हो गया, आंसर इज बिट सी। यहां पर दिया है अनदर ट्रांसफर व्हाइल इन ट्रांजिट, में जो चीज बताया वही है। इफ एन एम्प्लॉई इन ट्रांजिट रिसीव्स ऑर्डर्स डायरेक्टिंग टू रिपोर्ट एट ए प्लेस अदर देन द वन इन द ओरिजिनल, ओरिजिनल ऑर्डर में जो प्लेस दिया गया था वो इमीडिएटली चेंज हो गया, आप अभी ट्रांजिट में हो, ऑन द वे में हो, आपको इमीडिएटली इंटीमेट किया गया कि आपका ओल्ड जो ट्रांसफर ऑर्डर है कैंसिल हो गया, आपके लिए एक न्यू ट्रांसफर ऑर्डर पास हो गया और आप जाकर न्यू ट्रांसफर ऑर्डर में जो प्लेस है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पर आप ज्वाइन करो। तो वहां पर क्या होगा, आप तो ज्वाइनिंग टाइम फास्ट ट्रांसफर ऑर्डर के लिए आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिस प्लेस में आपको न्यू ट्रांसफर ऑर्डर मिला, जो सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर मिला, तो उसी प्लेस से फिर जो न्यू हेडक्वार्टर को कैलकुलेट कर दिया जाएगा, मेजर कर दिया जाएगा क्या डिस्टेंस है, उसके हिसाब से फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और जो आप क्वेश्चन पूछो कि जो मैं ऑलरेडी ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुका हूं फास्ट ट्रांसफर ऑर्डर में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप आज यूजुअल अवेल किया है। मगर जब आप ट्रांजिट में हो, जिस न्यू प्लेस में आपको सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर मिला, उसी प्लेस से फिर हम डिटेक्ट करेंगे कि सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर में कौन सा हेडक्वार्टर दिया गया है, तो वो उसी प्लेस से सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर में जो हेडक्वार्टर दिया है उसका हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसके हिसाब से फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम फिक्स हो जाएगा। और जो ज्वाइनिंग टाइम आप फास्ट ट्रांसफर ऑर्डर में आप अवेल कर चुके हो वो आज यूजुअल अवेल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप ज्वाइनिंग टाइम है आप अनयूटिलाइज किया, सपोज आपको ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला, अप टू 1000 किलोमीटर 10 डेज है नहीं कि, यहां पर एक क्लैरिफाई करता हूं, अप टू 1000 किलोमीटर बेसिकली कितना है, 10 डेज है। मगर एक कंडीशन था, इसी जर्नी में यदि आपका कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर होता तो 2 डेज ऐड होता, मगर इसमें कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर नहीं है, तो आपको आज यूजुअल 10 दिन मिला, आप उसमें 2 डेज सपोज आप ज्वाइनिंग टाइम कंज्यूम किए, तो और कितना बचा, अनयूटिलाइज कितना है, 8 डेज, अनयूटिलाइज कितना है 8 डेज, तो उसको आपका
ईएल में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 दिन आपको ज्वाइनिंग टाइम मिला, आप 2 डेज अवेल किए, यूटिलाइज किए, और कितना दिन बचा 8 डेज, तो उसको आपका ईएल में अर्न्ड लीव में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और ये जो है आप देख लीजिए रूल दिया है, जो लीव रूल्स है सीसीएस लीव रूल्स 1972, उसमें 26 ये क्वेश्चन आता है, 26 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए डबल आई इसमें। ओके, ये सीसीएस लीव रूल्स 1972 इसी में क्लियरली मेंशन है, 26 सबसेक्शन 1 ओके सबसेक्शन ए सबसेक्शन डबल आई ऑफ लीव रूल्स, जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 इसी में। ये तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा बेसिकली सीसीएस लीव रूल्स 1972 में ये क्लियरली मेंशन है कि अनयूटिलाइज ज्वाइनिंग टाइम को ईएल में क्रेडिट किया जाएगा। समझ में आ गया? चलो, अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग टाइम पे। Joining time is sanctioned by the administrative authority having control over the employee at the time he proceeds on transfer। आप अभी ओल्ड हेडक्वार्टर छोड़ दिया, ओके, न्यू हेडक्वार्टर आप ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी ओल्ड हेडक्वार्टर में आपको रिलीव कर दिया गया, तो आप बेसिकली वही ओल्ड हेडक्वार्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका कंट्रोल में रहोगे। ज्वाइनिंग टाइम इज सैंक्शन्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैविंग कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, इसको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैविंग कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय एट द टाइम ही प्रोसीड्स ऑन ट्रांसफर। ये पर्टिकुलर सेंटेंस को आप याद रखोगे, जब आपको ओल्ड हेडक्वार्टर में रिलीव कर दिया गया तो आप किसका कंट्रोल में रहोगे? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैविंग कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय, जो ओल्ड हेडक्वार्टर में आप काम कर रहे थे उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप रहोगे। थोड़ी आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया है क्या? न्यू हेडक्वार्टर में आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो ओनली ओल्ड हेडक्वार्टर आप छोड़ा है, तो ओल्ड हेडक्वार्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका कंट्रोल में रहोगे। मगर पे का बात जब आएगा, जब पे का बात आएगा, जो न्यू हेडक्वार्टर में आप ज्वाइन करोगे, जो न्यू हेडक्वार्टर में आप ज्वाइन करोगे वो आपको पे देगा। तो वही दिया है, ज्वाइनिंग टाइम पे शैल बी पेड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, क्योंकि आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया, तो जो न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया उसी का न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको क्या करेगा ना, पे देगा। ओके, वेयर सच गवर्नमेंट सर्वेंट जॉइन्स ऑन ट्रांसफर। तो दो चीज याद रखना है, यदि आप ओल्ड हेडक्वार्टर में रिलीव हो गए, आपका ट्रांजिट स्टार्ट हो गया, तो इस केस में आप किसका कंट्रोल में रहोगे? भाई ओल्ड हेडक्वार्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का कंट्रोल में रहोगे। जब आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर लिया, आप किसका कंट्रोल में आ गए? न्यू हेडक्वार्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में आ गए, तो वो आपको पे देगा। आपको वो पे एक्चुअली आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करने के बाद आपको ओके पे मिलेगा। ओके, तो दोनों है, जो ज्वाइनिंग टाइम पे आपको जहां पर आप ज्वाइन करोगे उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको ज्वाइनिंग टाइम पे देगा। मगर जब आप ओल्ड हेडक्वार्टर छोड़ देते हो, ओके, यू लीव द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड यू मस्ट कंट्रोल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द ओल्ड हेडक्वार्टर। ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांसफर। सेकेंड ट्रांसफर में बता चुका हूं कि ट्रांजिट में थे, ऑन द वे में थे, आपको सेकेंड ट्रांसफर मिला, फर्स्ट ट्रांसफर कैंसिल हो गया, सेकेंड ट्रांसफर मिला, वहां पर कैसे आपको ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा? इन केस ऑफ सेकेंड ट्रांसफर व्हाइल इन ट्रांजिट ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर ही ज्वाइनिंग टाइम फॉर सेकेंड ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड। ज्वाइनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होगा? मैं बताया था, जिस प्लेस में आपको सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर मिलेगा, आप अभी फर्स्ट ट्रांसफर ऑर्डर में ट्रांजिट में हो, फर्स्ट ट्रांसफर ऑर्डर में आप अभी जर्नी में हो, ट्रांजिट में हो, और इमीडिएटली फर्स्ट ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, आपको सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, तो जिस प्लेस में मिलेगा उसी प्लेस से जो हेडक्वार्टर सेकेंड ट्रांसफर ऑर्डर में है उसको कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपको फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो वही है, तो फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड, ये दिया है, आंसर भी डी होगा। फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्लेस एट व्हिच एम्प्लॉय गॉट द रिवाइज्ड ऑर्डर, जिस प्लेस में आपको रिवाइज ऑर्डर मिला, टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और जो रिवाइज ऑर्डर मिला, रिवाइज ऑर्डर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन है, तो जिस प्लेस में आपको रिवाइज ऑर्डर मिला और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें मेंशन है उसका हम डिस्टेंस देख लेंगे, उसके हिसाब से फ्रेश ज्वाइनिंग टाइम क्या होगा, फिक्स होगा। और जो ज्वाइनिंग फर्स्ट ट्रांसफर ऑर्डर में आप जो ज्वाइनिंग टाइम अवेल किया है आज यूजुअल उसका अवेल करोगे। तो यहां पर आंसर बिट डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ज्वाइनिंग टाइम पे के बारे में बताया।
For the period of admissible joining time, the admissible joining time, the employee is entitled to draw pay and अच्छा, जो ज्वाइनिंग टाइम में आपको जो पे मिलेगा, जो पे आप बेसिकली था जब आप रिलीव हो गए ना, तो ये ओल्ड हेडक्वार्टर में जब आप रिलीव हो गए तो रिलीव के टाइम में जो पे एंड अलाउंस था वही पे एंड अलाउंस रहेगा। सपोज उसके अंदर आपका, सपोज आप जैसे यहां पर थोड़ा आइडिया देता हूं, सपोज जून 30 में आप रिलीव हो गए तो आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया, मगर आप जाकर जुलाई 4 में ज्वाइन किया तो उसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया, मगर इसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको जून 30 में जो आपका पे अलाउंस था वही रहेगा ज्वाइनिंग टाइम के अंदर, और जब जुलाई 4 में आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे तब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम एक ड्यूटी है, मगर इसी टाइम के अंदर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जुलाई 1 में इंक्रीमेंट मिलना चाहिए तो हमें नहीं मिलेगा, मगर जब जुलाई 4 में आप ज्वाइन करोगे उस समय आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वही दिया है। जैसे आपको यहाँ पर पे और डियरनेस अलाउंस जब आप जून 30 में आप रिलीव हो गए, ओके, तो उस केस में जो पे अलाउंस, जो पे एंड डियरनेस अलाउंस था वही रहेगा। he can also draw compensatory HRA, he can also draw compensatory allowances like HRA at the rates। अच्छा, HRA जो कैलकुलेट होगा जो आप ज्वाइनिंग टाइम में हो, कैसे HRA कैलकुलेट होगा, ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से, एप्लीकेबल टू द ओल्ड स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। और हाउएवर नो, यहाँ पर क्या है, जब ज्वाइनिंग टाइम में हो आपको कोई कन्वेयंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। आपको ज्वाइनिंग टाइम में कोई कन्वेयंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका जो ज्वाइनिंग टाइम जो आप अभी ट्रांजिट में हो, और आपका जो पे एंड अलाउंस रहेगा जब आप ओल्ड हेडक्वार्टर छोड़े थे, जो आपका पे एंड अलाउंस था वही रहेगा। और उसके अंदर सब जो आप ट्रांजिट में हो उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट डेट आता है, तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जब आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे वहां पर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। ये सब 2-3 चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां पर देखेंगे व्हिच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, डियरनेस अलाउंसेस अप्रोप्रिएट टू द पे एंड हाउस रेंट अलाउंस एप्लीकेबल। ये तो मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम में आपको, डियरनेस अलाउंस पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। जब आप रिलीव हो गए ना, जो पे एंड अलाउंसेस था वही मिलेगा बेसिकली ट्रांजिट टाइम में। और हाउस रेंट अलाउंस जो ज्वाइनिंग टाइम में आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होगा वो ओल्ड हेडक्वार्टर के हिसाब से होगा। पे इक्वल टू पे ड्रॉन ऑन ओल्ड पोस्ट इज एडमिसिबल ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ये करेक्ट है। आप ज्वाइनिंग टाइम में आपका जो ओल्ड हेडक्वार्टर में जो पे था वही रहेगा। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेयंस अलाउंस इज एडमिसिबल, नो, ये ट्रू नहीं है। यही आंसर होगा, बीट सी आंसर होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम में आपको कोई परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस की कन्वेयंस अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ये दोनों अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। यही है, ट्रू नहीं है। यहाँ पर दिया है कि मिलेगा, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। ज्वाइनिंग टाइम को रिगार्डेड एज ड्यूटी, तो आंसर इज बिट सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो 15 को चलेंगे। व्हिच इज ट्रू इन केस ऑफ रिकनिंग ज्वाइनिंग टाइम फॉर इंक्रीमेंट, देखेंगे। ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर, यहाँ पर देख लेंगे, ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट एंड द पोस्ट फॉर विच पे इज पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ज्वाइनिंग टाइम इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, जो ज्वाइनिंग टाइम है इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, मगर ज्वाइनिंग टाइम के अंदर इंक्रीमेंट पीरियड आ जाता है तो वहां पर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जब आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे तो वहां पर इंक्रीमेंट मिलेगा, मगर ज्वाइनिंग टाइम ड्यूटी है तो वो एज यूजुअल इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। ये करेक्ट है। विच इज ट्रू पूछा है ना, ट्रू पूछा है, अंडरलाइन कर दिया, ये ट्रू है। ज्वाइनिंग टाइम इज कंटिन्यूएशन ऑफ लीव काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट्स इन द टाइम स्केल एप्लीकेबल टू द पोस्ट और पोस्ट ऑन व्हिच द लास्ट डेट ऑफ लीव बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट। ये भी है, ज्वाइनिंग टाइम इन लीव काउंट्स। आपको बताया था ज्वाइनिंग टाइम सभी लीव के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, मगर सीएल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो ये भी ट्रू है। तो आप कोई लीव काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट जो यहाँ पर दिया है, ज्वाइनिंग टाइम इन कंटिन्यूएशन ऑफ लीव काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट्स इन द टाइम स्केल एप्लीकेबल टू द पोस्ट और पोस्ट ऑन विच द लास्ट डे ऑफ लीव बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट, वो होगा, ये करेक्ट है। जर्नी पीरियड अवेल्ड ऑन ट्रांसफर आट वंस ओन रिक्वेस्ट, आप ओन रिक्वेस्ट में ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा।
और आपका जो ट्रांजिट टाइम है, आप ट्रांजिट जो टाइम है, आप जो जर्नी होगा ना, वो आपका लीव अकाउंट से जो लीव ड्यू है उससे डेबिट होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जो ट्रांजिट टाइम है, जो 2 दिन 3 दिन लगेगा आप न्यू हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए, सपोज 2 दिन लगा आपको, ट्रांजिट टाइम 2 दिन हो गया आप न्यू हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए, वो जो 2 दिन लिया, वो 2 दिन आपका जो लीव ड्यू है, चाहे ईएल है कि सीएल है, उसमें डेबिट होगा। यदि उसको रेगुलराइज नहीं किया गया, सपोज आपका आप जो ट्रांजिट टाइम में चले गए, वहां पर तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिला, तो आप जो ट्रांजिट टाइम में जो लीव लिया, यदि वो रेगुलर नहीं हुआ, तो उस केस में वो डाइज नॉन हो जाएगा और उसमें ये सब बंद हो जाएगा। इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, लीव और पेंशन के लिए काउंट नहीं होगा। ये भी करेक्ट है, समझ रहे हो कि नहीं? आपका जो सर्विस बुक में कोई लीव ड्यू नहीं है, आप अभी रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ट्रांजिट टाइम में चले गए, सपोज 3-4 दिन लगा आपको न्यू हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए, तो 3-4 दिन जो आप ट्रांजिट टाइम में रहे, उसको लीव से एक्चुअली वो माना जाएगा, वो जो आपका जो सर्विस बुक में जो लीव है उससे डेबिट किया जाएगा। सपोज वो लीव को रेगुलराइज नहीं किया गया, तो वो डाइज नॉन हो गया, अनऑथराइज लीव हो गया, तो उसमें आपका इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा और लीव के लिए काउंट नहीं होगा और पेंशन के लिए भी काउंट नहीं होगा। ये भी करेक्ट है। और एक है व्हेन एन इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यू ड्यूरिंग द, मैं अभी बताया था, ज्वाइनिंग टाइम के अंदर इंक्रीमेंट पीरियड आ जाता है, तो वहां पर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, जब आप न्यू हेडक्वार्टर में ज्वाइन करोगे वहां पर ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज बिट डी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर इज कैंसल्ड आफ्टर द एम्प्लॉई हैज हैंडेड, आप ऑलरेडी चार्ज हैंड ओवर कर चुके हो, अब द ओल्ड पोस्ट में आप चार्ज हैंड ओवर कर चुके हो, मगर न्यू पोस्ट में आप चार्ज टेकिंग ओवर नहीं किया है, एंड बिफोर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ न्यू पोस्ट, इसको याद करिए। यहां पर ओल्ड पोस्ट में आप चार्ज हैंड ओवर कर दिया, मगर न्यू पोस्ट में आप चार्ज टेक ओवर नहीं किया। यहां पर चार्ज हैंड ओवर करोगे और आप न्यू पोस्ट में चार्ज टेक ओवर करोगे। यहां पर चार्ज हैंड ओवर कर दिया, मगर न्यू पोस्ट में आप चार्ज टेक ओवर नहीं किया, मगर आपका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उसमें जो चार्ज हैंडओवर एंड बिफोर चार्ज टेक ओवर, इसमें जो पीरियड होगा उसको ज्वाइनिंग टाइम माना जाएगा। द पीरियड, जो इंटरवेनिंग पीरियड आएगा बिटवीन द डेट्स ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर, इज ट्रीटेड एज ज्वाइनिंग टाइम। इसको अच्छे से और एक बार बता देता हूं। ओल्ड हेडक्वार्टर में आप चार्ज हैंडओवर कर दिया, मगर आप चले गए ट्रांजिट में, आप ऑनवर्ड आप जर्नी खत्म किया, मगर वहां पर क्या है, आप न्यू हेडक्वार्टर में अभी तक चार्ज टेक ओवर नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो उसमें तो ऑलरेडी आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल कर चुके हो, समझ रहे हो कि नहीं? वो जो इंटरवेनिंग पीरियड होगा और उसी पीरियड के अंदर आपका ये ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके अंदर जो इंटरवेनिंग पीरियड होगा वो ज्वाइनिंग टाइम उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसको सिंपली याद रखना है। यहां पर ओल्ड स्टेशन में चार्ज हैंड ओवर किया, मगर न्यू स्टेशन में चार्ज टेक ओवर नहीं किया, और उसके अंदर आपका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया, और उसके अंदर जो इंटरवेनिंग पीरियड है उसको ज्वाइनिंग टाइम डिक्लेयर किया जाएगा। आंसर इज बिट सी। 17, हाउ लॉन्ग ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉई हु गॉट ट्रांसफर ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट। ओन रिक्वेस्ट में आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, नो ज्वाइनिंग टाइम। आंसर इज बिट सी। रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, और आप ट्रांजिट में जाओगे न्यू हेडक्वार्टर को, तो वो आपका जो लीव ड्यू है उससे डेबिट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट इन ए टाइम स्केल। तो एंटायर पीरियड ऑफ ड्यूटी इन द पोस्ट नहीं, ये तो इंक्रीमेंट में माना जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम तो इंक्रीमेंट में काउंट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव टेकन अदर देन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ये है, ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा। आप ईओएल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बेसिकली आपको सैलरी नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे है, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंक्रीमेंट में काउंट होगा। मगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिए, आप ईओएल ले लिया, वो ये पीरियड आपका इंक्रीमेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, आंसर इज बिट सी। फॉरेन सर्विस में आज यूजुअल आपका इंक्रीमेंट काउंट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखेंगे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, ड्यूटी इंक्लूड सर्विस एज ए प्रोबेशनर और अप्रेंटाइज प्रोवाइडेड दैट सच सर्विस इज फॉलोड बाय कन्फर्मेशन। ये ठीक है, करेक्ट है।
आप अभी प्रोबेशनर हो और ट्रेनिंग अप्रेंटाइज हो, उसके बाद आपका कन्फर्मेशन जॉब होगा, तो ये ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा। ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड ज्वाइनिंग टाइम, ये गलत है। जो ज्वाइनिंग टाइम है वो ड्यूटी है ना, तो वो लाइक ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, ये गलत है। तो आंसर ओनली आई इज करेक्ट वन, आंसर इज बिट सी, ओनली आई इज करेक्ट वन। तो इस तरीके का क्वेश्चन को टैकल करने से पहले फास्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट पूछा है ना इनकरेक्ट पूछा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, यू रीड द क्वेश्चन थोरोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, फर्स्ट यू डिटेक्ट इट प्रॉपर्ली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ इट इज फ्रेम्ड बाय द सीबीएसई। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग टाइम मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय हु गॉट ट्रांसफर टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट टू अनदर स्टेशन where distance between the old and new headquarter is more than 2000 किलोमीटर and where journey is travel by air। तो एयर में आपका जर्नी एयर में हो रहा है मोर देन 2000 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपका जो जर्नी है एयर में है, मीन्स आपको कितना दिन, 12 डेज मिलेगा। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आंसर इज बिट बी। ठीक है, चलो और कुछ चीज में हम देख लेते हैं। आज ये 20 क्वेश्चन था। ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ ट्रांसफर एट ओन रिक्वेस्ट, ओन रिक्वेस्ट में आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, तो ओन रिक्वेस्ट पूछा है, देखिए एट ओन रिक्वेस्ट नो ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल। हाउएवर ऑफिशियल पोस्टेड टू प्लेस ऑफ देयर चॉइस ऑन कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर विल बी एंटाइटल्ड टू ट्रांजिट टाइम। यदि आप हाउएवर ऑफिशियल पोस्टेड टू ए प्लेस ऑफ देयर चॉइस ऑन कंप्लीशन ऑफ फुल टेन्योर, ओके, विल बी एंटाइटल्ड टू ट्रांजिट टाइम। रेगुलर लीव में बी अवेल्ड टू कवर जर्नी पीरियड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू स्टेशन। रेगुलर लीव आप ले सकते हो इस केस में। ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आप जा रहे हो तो आपको रेगुलर लीव मिलेगा, वो जो ट्रांजिट टाइम होगा वो रेगुलर लीव मिलेगा, आपका जो लीव ड्यू है वो उसमें डेबिट होगा। और आप जैसे आपका टेन्योर अभी कंप्लीट हुआ नॉर्मल, जैसे अभी हम हार्ड स्टेशन, हार्ड से नॉर्मल जाएंगे, तो हार्ड स्टेशन में आप सपोज 3 ईयर्स है, तो हार्ड स्टेशन में आप 3 ईयर्स कंप्लीट कर दिया, तो वहां पर जो आपका ट्रांसफर होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। वैसे ही नॉर्मल टू हार्ड आप जाओगे, वहां पर भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट में वो माना जाएगा और आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। मगर अदर केस में जैसे नॉर्मल में आपको जैसे 10 ईयर्स के बाद आपको डिस्प्लेस किया जाएगा, नॉर्मल में 10 ईयर्स आप नॉर्मली काम करोगे, उसके बाद आपको डिस्प्लेस किया जाएगा, तो उस केस में आपका चॉइस प्लेस में चले गए, 10 ईयर्स कंप्लीट किया, आप चॉइस प्लेस में चले गए, तो उस केस में ये वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है। ओनली आपको याद रखना है हार्ड टू नॉर्मल, हार्ड स्टेशन में आप टेन्योर कंप्लीट किया, नॉर्मल को जा रहे हो, और नॉर्मल टू हार्ड, इसी केस में आपको पब्लिक इंटरेस्ट माना जाएगा और आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा और ट्रांसफर बेनिफिट मिलेगा। अदर केस में जैसे कि नॉर्मल स्टेशन में आप काम कर रहे हो, जैसे 10 ईयर से नॉर्मली आप कंप्लीट किया, सपोज 10 ईयर्स के बाद आपको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, आप जानते हो, तो आप एक चॉइस प्लेस चुन लिया, तो इस केस में वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर में माना जाएगा और उसमें ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ओनली ट्रांजिट टाइम on completion of full tenure will be entitled to transit time. Official posted to place of their choice on completion of full tenure will be entitled to only transit time, वहां पर मिलेगा। और यदि ओल्ड टू न्यू जा रहे हो और वो जो ट्रांजिट टाइम है वो आपका जैसे रेगुलर लीव से डेबिट होगा, मगर आप टेन्योर खत्म करके जा रहे हो, ठीक है, मगर वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर है, आपका चॉइस प्लेस को जा रहे हो, वहां पर ओनली आपको ट्रांजिट टाइम मिलेगा। और अदर केस में आपको यदि आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिल रहा है तो जो ट्रांजिट टाइम है वो आपका रेगुलर लीव से डेबिट होगा। यदि जर्नी पीरियड इज नॉट रेगुलाइज्ड बाय लीव, यदि जर्नी पीरियड जो है वो उसको लीव में माना नहीं गया तो डाइज नॉन मान दिया जाएगा, अनऑथराइज लीव, डाइज नॉन केस में अब वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, पेंशन के लिए काउंट नहीं होगा और लीव में काउंट नहीं होगा। और ये हैंड ओवर टेकिंग ओवर में बता चुका हूँ। ओके, जैसे आप चार्ज हैंड ओवर किया और न्यू प्लेस में आप चार्ज टेक ओवर नहीं किया और उसके अंदर आपका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो उस केस में जो इंटरवेनिंग पीरियड होगा वो ज्वाइनिंग टाइम माना जाएगा। ये इसमें कुछ चीज को आप ध्यान दो। ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट, तो एज यूजुअल ज्वाइनिंग टाइम को इंक्रीमेंट में हम मानेंगे। ज्वाइनिंग टाइम इन कंटिन्यूएशन ऑफ लीव विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट, इन ज्वाइनिंग टाइम लीव के साथ कंबाइन होगा एक्सेप्ट CL, तो वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। मगर यहां पर दिया है विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर ज्वाइनिंग टाइम एक्सपायरी हो गया, आपको सपोज ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला था
मगर उसके बाद 5 दिन चला गया, उसके बाद 5 दिन चला गया मगर आप ज्वाइन नहीं किया, तो जानबूझकर आप ये एब्सेंट रहे, तो विलफुल एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, तो विल ये इसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। FR 15 में क्लियरली मेंशन है, FR 15 इसको याद रखिए, इसमें इसको मिसबिहेवियर माना जाएगा और उसके ऊपर क्या होगा ना, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो जब ज्वाइनिंग टाइम से एक्सेस हो जाता है, विलफुल एब्सेंस हो जाता है, ठीक है, उसको मिसबिहेवियर माना जाएगा। FR 15 में क्लियरली मेंशन है और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ठीक है। नोट और एक है, यदि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अभी आपको डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में और एक डिपार्टमेंट को जा रहे हो, समझ में आ रहा है, अभी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, अभी आप डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में आप और एक डिपार्टमेंट को जा रहे हो, मगर आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो ज्वाइनिंग टाइम रूल है और जो न्यू डिपार्टमेंट को आप जा रहे हो उसका ज्वाइनिंग टाइम रूल डिफरेंट है, ठीक है। पेरेंट डिपार्टमेंट अभी जहां पर काम कर रहे थे और आपका, बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट को हम लेंडिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में आप डेपुटेशन के आकार में जा रहे हो उसको हम बोरोइंग डिपार्टमेंट बोलेंगे, और दोनों में ज्वाइनिंग टाइम का जो रूल्स है डिफरेंट है, तो उसमें आपको कैसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा ना, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, लेंडिंग एंड बोरोइंग अथॉरिटी के म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि कौन ज्वाइनिंग टाइम, किसका ज्वाइनिंग टाइम को इट मीन्स अप्रूव किया जाएगा, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेंडिंग को क्या बोलते हैं ना, जिस डिपार्टमेंट में जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, और जिस डिपार्टमेंट डेपुटेशन में जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने के लिए जा रहे हो वो बोरोइंग डिपार्टमेंट, तो दोनों का ज्वाइनिंग टाइम रूल्स जो अलग है, तो इस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों के बीच में होगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट एंड बोरोइंग अथॉरिटी म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि किसका ज्वाइनिंग टाइम वो कंसर्न एम्प्लॉय अवेल करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज इतना ही है, ठीक है। तो और एक वीडियो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जाम के लिए, again definitely I will upload another video, just you wait for it. Thank you and namaskar.